हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टर्शरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने बहुत कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से एंटर की थी इंडिया के अंदर, बंगाल से किस तरीके से उसने अपना जो बिज़नेस था वो इस्टेब्लिश किया था, जो प्लासी का बैटल था इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। किस तरीके से जो कंपनी थी धीरे धीरे करके अपना इंडिया में रूल करती चली गई, उसका एक्सपैंड होता चला गया। उसके बाद हमने मैसूर के टाइगर टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वॉर विद द मराठास, किस तरीके से मराठास के साथ युद्ध हुआ था। और उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। किस तरीके से ब्रिटिश टर्शरीज की पावर जो थी इंडिया में एक्सपैंड होती चली गई थी। आज हमारा टॉपिक है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होता है, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप होता है। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 के बीच, या इस टाइम पीरियड में जो गवर्नर जनरल का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। कंपनी की पावर को एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने अपनी पावर जो है वो बंगाल में ही स्थापित नहीं की, इस्टेब्लिश नहीं की, बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी उसने एस्टैब्लिश की। ब्रिटिश टर्शरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो ब्रिटिश टर्शरीज थी वो डिवाइड होती चली गई, ब्रॉडली डिवाइड होती चली गई इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर। जो ब्रिटिश की टर्शरीज थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर वो डिवाइड हो गई, जिसे किसका नाम दिया गया, प्रेसिडेंसीज का नाम दिया गया। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, 3 तरीके की प्रेसिडेंसीज थी। एक बंगाल में, सेकंड मद्रास में और नेक्स्ट बॉम्बे के अंदर। ठीक है, तो जैसे बहुत बड़ा जब उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था, पूरा बिजनेस यहाँ, पूरा ट्रेड यहाँ से होने लगा था, तो क्या था कि एक एक करके उन्होंने अपना एरिया वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे, मेन हेड ऑफिस जिसे बोलेंगे, वो 3 जगह पे क्या कर दिए, इस्टेब्लिश कर दिए, बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, और इन तीनों पर जो रूल करता था वो गवर्नर ही रूल करता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन हेड होता था, सुप्रीम हेड, वो सबसे ऊपर कौन था, गवर्नर जनरल। कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस। और जस्टिस के लिए जो सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस किए, किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टैब्लिश। 1772 के अंदर एक नया सिस्टम जस्टिस का, न्याय का, वो एस्टैब्लिश किया गया। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, अ क्रिमिनल कोर्ट एंड अ सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत बोलते हैं हिंदी में, और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो 1 नंबर में आपको आ जाता है। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत बोलते हैं और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत बोलते हैं। क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी, सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट होंगे। कौन से, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स who presided
ओवर सिविल कोड्स। अब इन्होंने क्या कहा कि जो मौलवीज और हिंदू पंडित्स हैं वो इंटरप्रेट करेंगे इंडियन लॉज, ठीक है, इंडियन लॉज को फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइड्स ओवर द सिविल कोड्स। द क्रिमिनल कोड्स वर स्टिल अंडर अ काजी। और जो क्रिमिनल कोर्ट होंगे वो किसके अंडर होंगे? काजी के अंदर या मुफ्ती के अंदर, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। बट किसके सुपरविजन में? कलेक्टर के सुपरविजन में, मतलब कलेक्टर की निगरानी में। जो मौलवीज और हिंदू पंडित्स हैं वो तो करेंगे किसका? वो तो करेंगे वो करेंगे बिल्कुल सही बात बोली, वो सिविल कोड्स का करेंगे, और जो क्रिमिनल कोड्स हैं क्रिमिनल कोड्स का काजी और मुफ्ती करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे डेफिनेशन देख सकते हैं। काजी कौन होते थे? अ जज। काजी जज होते थे। मुफ्ती अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी हेड होते थे, ठीक है, उसको हम मुफ्ती बोलते थे, जो सब चीज़ों की जजमेंट करते थे। ठीक है, तो इसे हम काजी और मुफ्ती बोलते थे। काजी एक जज होते थे। इम्पीचमेंट क्या होता है? अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो ये इम्पीचमेंट होता है कि जो इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं उसके द्वारा ट्रायल किया जाना। ठीक है, किसके लिए? चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्राउट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन। अगर हाउस ऑफ कॉमन के अंदर, उस अदालत के अंदर अगर किसी भी पर्सन कोई भी पर्सन मिसकंडक्ट करता है या मिसबिहेव करता है, ठीक है, तो उसको हमने क्या बताया? इम्पीचमेंट। आगे देखिए, अ मेजर प्रॉब्लम वॉज द ब्राह्मण पंडित्स हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्म शास्त्र। अब मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो उनके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती थी लोकल लॉज ऑफ लोकल लॉज को लेकर, जो किस पे बेस्ड होते थे? जो डिफरेंट स्कूल्स के धर्म शास्त्रों पर बेस्ड होते थे। उन मतलब ये था कि जो ब्राह्मण पंडित थे उनकी जो सोच थी वो डिफरेंट थी अपने धर्म शास्त्रों को लेकर। टू ब्रिंग अबाउट टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल आर डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। अब क्या होता है, 1775 में 11 पंडित जो थे, 11 पंडित्स से पूछा गया, ठीक है, हिंदू लॉज के बारे में। हिंदू लॉज वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज एंड बी हेल्ड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। जो एन बी हेल्ड थे उन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन जजेस। 1778 में मुस्लिम लॉ का भी एक कोड जनरेट किया गया, ठीक है, और जो जिससे जो यूरोपियन जजेस थे वो उनके लिए बेनिफिट था। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश। जो 1773 का न्यू जो लॉ था, रेगुलेट एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग न्यू सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निज़ामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कैलकटा। और एक और कोर्ट, अपील कोर्ट, ठीक है, जहाँ पर हम अपील कर सकते हैं, तो वो कोर्ट भी सेटअप किया गया कैलकटा में, सदर निज़ामत अदालत। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। जो प्रिंसिपल फिगर थी इंडियन डिस्ट्रिक्ट को लेकर वो किसकी थी? कलेक्टर की। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। जो उसका मेन काम था, उसके मेन जो जॉब थी वो क्या थी कि रेवेन्यूज़, टैक्सेस को कलेक्ट करना,
लॉज ऑर्डर को मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसकी हेल्प से, जजेस की, पुलिस ऑफिसर्स की और दरोगाज की हेल्प से जो लॉ और ऑर्डर हैं उसको मेंटेन रखना, रेवेन्यू टैक्सेस को कलेक्ट करना, ये सारे काम कलेक्टर के होते थे. हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट became the new center of power and patronage that steadily replaced previously holders of authority. अब क्या होता है कि जो उसका ऑफिस था वो कलेक्ट्रेट में होता था, ठीक है, कलेक्ट्रेट में उसका ऑफिस होता था, ठीक है. बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर, और वो एक सेंटर में पावर में आ गया था, सेंटर में आ गया था, ठीक है. दैट स्टीडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी. द कंपनी आर्मी. अब हम बात करते हैं कंपनी आर्मी की. कंपनी की आर्मी. कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो कॉलोनियल रूल था इंडिया के अंदर वो कुछ नए आइडियाज़ एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म्स को लेकर कुछ नए आइडियाज़ लेकर आया, ठीक है. बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ. बट उसकी जो पावर थी वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को मिलिट्री को मजबूत करने की थी, ठीक है. द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी सावर्स ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री दैट इज पैडल फूट सोल्जर्स, ठीक है. जो मुगल आर्मी थी वो कैसी थी, वो मेनली हॉर्स बैक वाली आर्मी थी, ठीक है, या फिर पैदल जो फुट सोल्जर्स होते हैं, पैदल वाली आर्मी जो होती है, ठीक है, उसकी आर्मी थी. दे वर गिवन ट्रेनिंग इन तीरंदाजी एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड, ठीक है. वो कैसे ट्रेनिंग करते थे, वो तीरंदाजी करके या तलवारों को यूज़ करके ही उनको ट्रेन करते थे. द कैवेलरी डोमिनेटेड the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. उनको क्या जो कैवेलरी होते थे, कैवेलरी होते थे, वो डोमिनेट करते थे आर्मी को, और जो मुग़ल स्टेट थे उनको ज़रूरत ही नहीं लगती थी, उन्हें फील ही नहीं होता था कि उन्हें और प्रोफेशनली ट्रेंड किया जाए. द रूरल एरिया हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with paddle soldiers. जो रूरल एरिया थे उनको अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड जो थी वो पीजेंट्स और लोकल जमींदार्स वो सप्लाई करते थे. ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स, ठीक है. तो जो मेनली जो पीजेंट्स थे, जो ज़मींदार्स थे, वो जनरली मुगल्स के साथ मुगल्स को पैदल जो सोल्जर्स थे उनके साथ उनको सपोर्ट करते थे. अ चेंज अकर्ड इन द 18th century when Mughal successors state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. 18th century के चेंज आया व्हेन 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में चेंज आया व्हेन द मुग़ल सक्सेसर्स, उन्होंने जब मुग़ल सक्सेसर्स जो थे उन्होंने जो मुग़ल सक्सेसर थे उन्होंने अवध बनारस से जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनकी आर्मी और उनको ट्रेंड करना एज अ प्रोफेशनल सोल्जर्स, ठीक है, उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया. द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मैथड व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी. सेम ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही अडॉप्ट किया और सेम मेथड अपनाया, और उन्होंने अपनी आर्मी जब उन्होंने अपनी आर्मी स्टार्ट की, विच केम टू बी नोन एज द सिपॉय आर्मी, और जिसे हम सिपॉय आर्मी बोलते थे. फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर्स, ठीक है. ब्रिटिश की लैंग्वेज में सिपॉय बोलते थे और इंडियन लैंग्वेज में सिपाही बोलते थे, जिसका मतलब सोल्जर होता है, ठीक है. यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर सावर लिखा हुआ है. सावर कौन होते हैं? मैन ऑन हॉर्सेस, जो घोड़ों पर बैठे हुए लोग होते हैं उनको सावर बोलते हैं. मस्केट, अ हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, जो सोल्जर्स होते हैं, न्यू सोल्जर्स होते हैं जिन्हें हैवी गन्स यूज़ करने के लिए दिया जाती है, उसको मस्केट बोलते हैं. एंड द लास्ट मैच लॉक,
an early type of gun in which the powder was ignited by a match. ठीक है, तो जो गन होती है वो किस तरीके की गन बताई जा रही है? ऐसी गन जो पाउडर, आई थिंक द पाउडर वॉज इग्निशड बाय अ मैच, तो पाउडर आई थिंक यूज़ किया जाता है, तो लाइक इस तरीके से मैचलॉक बोला, इसको मैचलॉक बोला जाता है. तो देखिए, एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s, द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड. अब क्या होता है कि 1820 की जो 1820 में क्या होता है कि जो वारफेयर की टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, 1820 से, तब जो कैवलरी होते हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है? कंपनी की जो आर्मी है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है. दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, ठीक है, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स. ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग. जो ब्रिटिश एम्पायर होता है वो जो ब्रिटिश एम्पायर है वो फाइट करता है बर्मा में, अफ़गानिस्तान में, इजिप्ट में, उनके सोल्जर्स के साथ. वर आर्म्ड विद किस चीज़ के साथ? मस्केट, मैचलॉक्स के साथ, उनके सोल्जर्स के साथ वो क्या करता है? फाइट करता है. द सोल्जर ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट. और अब उन सोल्जर्स को कंपनी की आर्मी होती है, कंपनी की आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लगने लग जाती है? और डिफरेंट चेंजेस की रिक्वायरमेंट लगने लग जाती है, ठीक है. इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो ब्रिटिश हैं वो अपनी मिलिट्री कल्चर को एक जैसा कर देते हैं, यूनिफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, वो और मजबूत हो जाते हैं. सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग. और जो वहाँ के जो ये सोल्जर्स होते हैं ये यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग अपनी इंक्रीज करने शुरू कर देते हैं. ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर. और पहले से ज़्यादा वो डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. यहाँ पर जनरली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो कास्ट और कम्युनिटी की फीलिंग्स को इग्नोर करने के लिए होती है, ठीक है, और प्रोफेशनली सोल्जर्स बिल्डअप करते हैं. कुड इंडिविजुअल्स सो ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स. क्या कोई इंडिविजुअल अपनी कास्ट और रिलीजियस फीलिंग्स को छोड़ देता है? क्या ऐसा उसे लगता है? वो कर सकता है ऐसा? कुड दे सी दैमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर्स एंड नॉट एज मेंबर ऑफ कम्युनिटीज़. क्या कोई जो सोल्जर होता है क्या वो ऐसा सोच सकता है? उस टाइम पे सोच सकता था कि वो किसी कम्युनिटी का मेंबर नहीं है, वो कंपनी का मेंबर नहीं है, वो एक जस्ट सोल्जर है, ठीक है. What did the sepoys feel? जो सेपॉयज़ थे, जो सिपाही थे, वो क्या फील करते थे? How did they react to the changes in their lives and their identity? और वो कैसे रिएक्ट करते थे? चेंजेस जो उनकी लाइफ में होते थे वो कैसे रिएक्ट करते थे? अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो किस तरीके से रिएक्ट करते थे? That is their sense of who they were. वो क्या उनकी सेंस क्या थी कि वो क्या हैं, वो क्या थे? The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the sepoys. जो 1857 की क्रांति थी, ठीक है, वो सिपाही थे, संसार के जो सिपाही थे उनको एक अलग पहचान मिली, एक अलग चीज़ें हुई. यू विल रीड अबाउट दिस रिवॉल्ट इन चैप्टर 5. और हम लोग इस चैप्टर के बारे में, इस रिवॉल्ट के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में 5th चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या था? Thus, the East India Company was transformed from the trading company to a terrestrial colonial power.
ये इस चैप्टर का कंक्लूजन ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करने आई थी, ट्रेडिंग कंपनी से वो टर्शियल कॉलोनियल पावर में कन्वर्ट हो गई. द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century also aided this process. Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. और 6 से 8 महीने के अंदर वो इंडिया में सी के थ्रू ट्रैवल करती हुई उसने सब कुछ इंडिया के अंदर अपना शासन कर लिया. स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India. और जो स्टीम शिप्स होती थी उसने ब्रिटिश जो थी उनकी जर्नी कम कर दी थी, उसकी जर्नी को रिड्यूस कर दिया था. इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर आने लगे थे और ब्रिटिशर्स के लिए अब इंडिया दूर नहीं रह गया था. By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the tertiary and 78% of the population of Indian subcontinent. Combined with its indirect influence on the remaining tertiary and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. और अब क्या होता है कि सारा का सारा जो रूल था वो कंपनी के अंडर आ चुका था और इससे क्या हुआ था कि जो पॉपुलेशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था और होल ऑफ इंडिया पर कंट्रोल कर लिया था. ठीक है, तो ऑल अबाउट दिस चैप्टर. सो इस चैप्टर में हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर की कि किस तरीके से जो कंपनी की आर्मी है उन्होंने किस तरीके से अपना जो एक्सटैंड किया, अपनी जो पावर एक्सपैंड की. ठीक है, और किस तरीके से इंडिया के अंदर वो एक्सपैंड होते चले गए और उनकी जो जर्नी थी वो कम हो गई थी. सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही. ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है. आई होप आप लोगों को सबको समझ आया होगा. नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलेंगे. इतनी टाइम आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा. कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. फिर मिलेंगे. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूलिएगा, ज़रूर करिएगा. रेड कलर का सब्सक्राइब का साइन है उसको क्लिक करिएगा ताकि आपको वीडियोस मेरी मिलते रहेंगी और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी मेरे चैनल पर 8th, 9th, 10th की वीडियोस देख सकते हैं. सो व्यूअर्स, थैंक यू, बाय बाय.